नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर प्रदेश से, जहां पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री की पत्नी जो है वो कोरोना पॉजिटिव मिली है, जिसके बाद सरकार से लेकर शासन तक सभी सख्ते में है। और अब मंत्री की कोरोना टेस्ट की ऊपर सबकी निगाहें हैं। पॉजिटिव निकले तो सीएम समेत सभी मंत्री होंगे क्वारंटीन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पर्यटन विभाग के कई अफसरों का भी आ सकता है नंबर। कैबिनेट के साथ ही पर्यटन विभाग की बैठक में शामिल थे ये मंत्री। अभी हाल फिलहाल में जो बैठक हुई थी कैबिनेट की उस बैठक में ये मंत्री शामिल थे और इनकी पत्नी आई है पॉजिटिव। उत्तराखंड सरकार सख्ते में, क्योंकि अगर कैबिनेट मंत्री पॉजिटिव मिलते हैं तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी क्वारंटीन हो सकते हैं। मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात और जानकारी के साथ देहरादून से लाइव जुड़े हैं। सीधे रुक करते हैं सुनील की तरफ। सुनील, अब तक ये सबसे बड़ी खबर, और अगर कैबिनेट मंत्री भी पॉजिटिव पाए जाते हैं तो तमाम आला अधिकारी, खुद मुख्यमंत्री क्वारंटीन होंगे। देखिए कंचन, जिस तरह से शनिवार को कैबिनेट मंत्री की पत्नी कोरोना पॉजिटिव आई हैं, उसने सबकी सांसें अटका दी हैं, क्योंकि इससे पहले फ्राइडे को जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें मंत्री मौजूद थे और उसके बाद मंत्री ने टूरिज्म बोर्ड के अधिकारियों के साथ भी बैठक ली थी। तो सबसे पहले अभी जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, आज उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा, उनका सैंपल लिया जाएगा और सबकी निगाहें इस बात पर रहेंगी कि मंत्री का जो कोरोना टेस्ट है उसका क्या रिजल्ट आता है। अगर टेस्ट में वो पॉजिटिव अगर पाए जाते हैं तो उसके बाद जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट में पूरी कैबिनेट भी आएगी, टूरिज्म बोर्ड के वो तमाम अधिकारी भी आएंगे जो वहाँ पर मौजूद थे, और इस दौरान वो जिन जिन लोगों से मिले थे वो सब के सब सेकेंडरी कॉन्टैक्ट में, फिर उसके बाद उनको ट्रेस किया जाएगा। अभी जब मंत्री की पत्नी जब कोरोना पॉजिटिव आई हैं तो उनके प्राइमरी कांटेक्ट वो खुद मंत्री भी हुए, और इसके अलावा जो बताया गया प्रशासन की ओर से कि 41 और लोग हैं जो उनके प्राइमरी कांटेक्ट हैं। तो फिलहाल पहले दौर में इन सभी लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा, उनका सैंपल लिया जाएगा, और अगर इनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो उसके बाद सेकेंडरी कांटेक्ट पर ये आशंका बन सकती है। सुनील, रिपोर्ट का तो इंतजार रहेगा कि मंत्री साहब की रिपोर्ट, हम और उम्मीद करेंगे कि पॉजिटिव ना आए। लेकिन ये खबर जब बाहर निकली तो पूरे प्रशासन में हड़कंप कैसा मच गया, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बैठक हुई है 2 दिन पहले, और उस बैठक में भी ये मंत्री साहब जो थे शामिल थे। बिल्कुल कंचन, यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि जब किसी आम आदमी को उसकी कोरोना रिपोर्ट जब पॉजिटिव आती है तो चाहे वो रात के 11 बजे आए, चाहे रात के 10 बजे आए, उसको रातों रात उसी समय उठा लिया जाता है, उसको हॉस्पिटलाइज कर लिया जाता है। और एक अच्छी बात भी है एहतियातन कि ताकि कम से कम लोग संपर्क में आने से बचें और समय रहते लोगों को आइसोलेट किया जा सके। लेकिन मंत्री के मामले में आप ये लगाइए कि कल शाम मंत्री की पत्नी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन अभी तक उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया, जो हमको जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, क्योंकि इस पर प्रशासन और शासन का कोई भी अधिकारी सीधे तौर पर बताने को तैयार नहीं है। जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है कि कल मंत्री आवास पे जैसे ही कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर गई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम के लिए भी कोई गेट नहीं खोले गए, उनसे संपर्क नहीं किया गया, लिहाजा जो मंत्री पत्नी है उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया जा सका। ये भी हो सकता है कि उनको घर पे ही आइसोलेट किया जा रहा हो, लेकिन इस संबंध में कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। रात तक न प्रशासन ने न डीएम से संपर्क किया था, न पुलिस से संपर्क किया था। जो आज डीआईजी के बयान अखबारों में छपे हुए हैं उसमें ये जानकारी मिली थी कि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक उनको ऐसे कोई जानकारी नहीं दी है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें भी कोरोना के इस काल में भी बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट लोगों को दिया जा रहा है। जिन मंत्री की पत्नी कोरोना पॉजिटिव निकली हैं, हमने देखा अक्सर कि वो बहुत ही एहतियात बरतते थे, और यहाँ तक कि जब कैबिनेट मीटिंग में हो या फिर पिछले दिनों उन्होंने प्रदेश के संस्कृति कर्मियों से जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी तो हमने देखा कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपने कमरे में थे, लेकिन तब भी उन्होंने फेस शील्ड पहना हुआ था, पूरे मास्क वगैरह पहने हुए थे।
इसके बावजूद आप ये देखें कि यह आम लोगों के लिए एक बड़ी खबर है कि आपको किस तरह से बारीकी के साथ एहतियात बरतना होगा कि इन सब एहतियात के बावजूद मंत्री की पत्नी फिर भी कोरोना की चपेट में आ गई और हालत यहाँ तक पहुँच गई कि आज मंत्री को भी अपना कोरोना टेस्ट देना होगा। बिल्कुल सुनील, क्योंकि आप उत्तराखंड की राजनीति में अपनी पैनी नजर रखते हैं, तो ये सवाल आपसे पूछना बनता है कि मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी, क्योंकि ये आई गई बीमारी नहीं है, इसका प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है। कब तक रह सकता है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन अब मंत्री साहब की पत्नी जो है वो पॉजिटिव पाई गई। आपकी इस खबर को मिलने के बाद किसी अधिकारी से बात हुई हो, तो अगर बात हुई है तो क्या रिएक्शन आपने उनकी तरफ से लिया, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हमारी जैसे ये रिपोर्ट सामने आई, इस बात सामने आई, तो सबसे पहले हमने तमाम अधिकारियों से जब संपर्क किया तो किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन डीएम देहरादून ने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, मंत्री की जो पत्नी हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और उन्होंने कहा कि इसके बाद जो भी एहतियातन जो कदम उठाने होंगे वो तात्कालिक तौर पर उठाए जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अभी तक भी मंत्री की पत्नी को हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया। ये एक दूसरा मामला है कि हो सकता है वो सर्वसंपन्न है तो अपने घर पर कहीं उनको आइसोलेट किया जा रहा हो, वहीं पर उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरे प्रदेश में सरकारी हॉस्पिटलों में जांच हो रही है, लेकिन मंत्री की पत्नी का जो कोरोना टेस्ट हुआ एक निजी प्राइवेट लैब में इसको किया गया। लेकिन दूसरी ओर कंचन, हम देखते हैं कि प्रदेश में 749 पॉजिटिव केसों की संख्या पहुंच चुकी है, जिनमें से 639 के आसपास एक्टिव केस हैं और दिनों दिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। भले ही आप कहें कि हमें कोरोना के साथ जीना सीख लेना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार को यह आशंका थी कि आंकड़े बढ़ेंगे और इस तरह से उनकी पुख्ता तैयारियां भी की गई हैं, ये सरकार और शासन का दावा है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखते हैं कि आप देखें कि हल्द्वानी में 200 के आसपास पेशेंट की संख्या पहुंच गई, देहरादून में भी करीब 150 के आसपास पेशेंट की संख्या पहुंच गई और हल्द्वानी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में आपने देखा कि पिछले दिनों बाकायदा डीएम ने लिख कर दिया था कि जो पेशेंट हैं, चाहे वो अल्मोड़ा के हैं, बागेश्वर के हैं, उनको उनके जिलों में भर्ती किया जाए, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल पर दबाव पड़ रहा है। ऐसी दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के भी हालात हैं कि यहाँ पर अब प्रेशर बढ़ने लगा है। अभी तक करीब 5000 से अधिक जो सैंपल रिपोर्ट हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। हमारे पास कल 812 के आसपास जो सैंपल रिपोर्ट थी उनका रिजल्ट आया, वो सैंपल भेजे गए टेस्ट के लिए 812 के आसपास। तो आप लगाए कि एक दिन में अभी भी जो सैंपल रिपोर्ट आने का जो औसत है वो 800-900 रिपोर्ट का है, लेकिन 5000 से अधिक जो सैंपल रिपोर्ट हैं वो अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो स्थितियाँ, हम ये भी कह सकते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू हम देखें तो स्थितियाँ गड़बड़ होने लगी हैं कंचन। अस्पतालों पर प्रेशर बढ़ने लगा है, चाहे हम दून हॉस्पिटल की बात करें या सुशीला तिवारी हॉस्पिटल की बात करें, जो जांच लैब हैं उनकी संख्या अभी तक नहीं बढ़ी है। 4 सरकारी लैब हैं, एक प्राइवेट लैब है, कुल मिलाकर 5 लैबों में पिछले 1 महीने से इन्हीं में कोरोना के टेस्ट चल रहे हैं। तो जो लैब कर्मी हैं उन पर भी प्रेशर है। एक आखिरी सवाल सुनील, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि हम चौथा चरण आज पूरा कर लेंगे और हम 5वें चरण में आ चुके हैं। 5वें चरण के लिए भी 3 फेजेस के अंदर जो लॉकडाउन को अनलॉक करने की गाइडलाइंस जारी हुई हैं वो हमें फॉलो करनी होंगी। अब ये भी मान के चलें कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और कोरोना का प्रभाव नेता, अभिनेता और आम आदमी को देख के तो पड़ नहीं रहा। पूरे उत्तराखंड में अब खलबली मच गई है। आम लोग सब इस बात को लेकर अब चिंतित है कि अब सरकारी महकमा भी कोरोना से अछूता नहीं है। लेकिन अब हम ऐसी स्थिति में बढ़ चुके हैं जहां पर 12-12 घंटे अब दुकानों को खुलने की परमिशन मिलेगी, नॉर्मल जिंदगी हम जीने लग जाएंगे आने वाले कुछ दिनों के बाद। यानी कि डर जो है अब बहुत ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल कंचन, इसके साथ साथ चुनौतियां भी हैं, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन के जो 4 फेज हुए उसका मकसद यही था कि आप ग्राउंड पे अपनी तैयारियां पूरी कर लें, हॉस्पिटल में जो व्यवस्थाएं नहीं हैं उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लें। सरकार का ये दावा है, शासन का ये दावा है कि लॉकडाउन के इन 4 फेजेज में उन्होंने अपनी तैयारियां कंप्लीट कर ली हैं और अब जिस तरह से मुख्य सचिव कहते हैं कि लोगों को पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उनकी तैयारियां हैं, पैनिक लोगों के बीच में बढ़ेगा, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। बस सावधानियां बरतने की जरूरत है। सुनील प्रभात, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कांग्रेस का क्या एक्शन इसके ऊपर आया है सामने। कांग्रेस कह रही है कि मंत्री के गैर जिम्मेदार रवैये से ये पूरी सरकार संकट में आ गई है और ऐसे में सवाल है कि जब मंत्री ऐसी लापरवाही करेंगे तो कौन जवाब देगा, ये कांग्रेस कह रही है। पूरे प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए चिंता का विषय है
कि राज्य के हमारे कैबिनेट मंत्री जी की धर्मपत्नी के कोरोना पॉजिटिव होने का समाचार आ रहा है। अब वो साथ रहते थे, पति पत्नी हैं, पूरा परिवार साथ रहता है, और माननीय मंत्री जी लगातार कैबिनेट की बैठकों में शामिल हो रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहते हैं, अन्य मंत्रीगण भी रहते हैं, तमाम अधिकारीगण भी रहते हैं। सवाल ये है कि क्यों इतनी लापरवाही हो रही है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के अब कोरोना अपडेट में क्या नए आंकड़े बढ़कर सामने आए हैं। तो लीजिए, 749 हो गए हैं मामले उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित लोगों के, और नैनीताल में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा एक्टिव मामले हैं। 205 पेशेंट्स जो हैं वो नैनीताल में हैं। देहरादून में 141, टिहरी में 74, हरिद्वार में 44, अल्मोड़ा में 42, यूएस नगर में 35। तो उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या हो गई है 749। इस बीच आपको बताएं कि देहरादून में आज सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही दुकानें खुल सकेंगी। मेडिकल स्टोर, दूध, सब्जी, आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुलने की परमिशन है। डीएम ने साप्ताहिक बंदी की जानकारी दी। लॉकडाउन के 5वें चरण को लेकर गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गृह मंत्रालय ने बाजारों के लिए जारी किए दिशा निर्देश में ग्राहकों के लिए 2 गज की दूरी बनाना जरूरी बताया है। 5 ग्राहकों को ही दुकानों में मिलेगी एंट्री। दुकानों में भीड़ कम करने के लिए राज्य बनाए नियम। नाई की दुकान, सैलून खोलने पर फैसला राज्य सरकार करेगी, सोर्सेज बता रहे हैं हमें अपडेट। 30 जून तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाएंगी 30 जून के बाद, लेकिन 30 जून तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो हैं उस पर रोक लगी हुई है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स 30 जून के बाद ही उड़ान भर सकेंगी। तो ये नई गाइडलाइंस 3 चरणों में लॉकडाउन के 5वें चरण को शुरू करा है, जिसमें पहले चरण में आपको बता रहे हैं धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, दूसरे चरण में रेस्टोरेंट्स, मॉल्स खुलेंगे, एजुकेशनल सेंटर्स खुलेंगे, और तीसरे चरण में तमाम और वो जरूरी सेवाएं खुल जाएंगी जो लोगों की आम रोजमर्रा की जिंदगी में शुरू करनी होती हैं। क्या खुला है, क्या बंद है, वो आप देख सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट्स 8 जून से खुलेंगे, शॉपिंग मॉल्स भी 8 जून से खुलेंगे। लेकिन इस बीच बंद रहने वाले जो जोन है वो आप रेड कलर में देख सकते हैं, खुलने वाले जो जोन है वो आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर की चीजें खुलेंगी। 8 जून से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। तो ये तमाम वो गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं केंद्र की तरफ से, जिसमें अब एक बड़ी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को निभानी होगी, राज्य सरकार को निभानी होगी। कई बड़े फैसले राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिए गए हैं। उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका ब्रेक के बाद स्वागत है। खबर हल्द्वानी से, जहां पर कुमाऊनी गढ़वाली नेपाल थे शुरू होगी अब कोर्स। तो कुमाऊनी गढ़वाली नेपाली से शुरू होंगे कोर्सेज, और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी शुरू करेगा कोर्स। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स शुरू करेगी यूनिवर्सिटी। एकेडमिक काउंसिल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। मोदी सरकार के 2 साल का पहला साल कल पूरा हो गया, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से इसे बेहद सादगी के साथ मनाया गया। बीजेपी ऑफिस से रौनक गायब रही, रिपोर्ट देखिए। बीजेपी कार्यालय इस बार मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्षगांठ पर खाली रहा। बीजेपी कार्यालय में सिर्फ चुनिंदा कार्यकर्ताओं को छोड़कर कोई मौजूद नहीं था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फेसबुक के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसे वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने सुना। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अजेंद्र अजय ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कई निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो भी प्रयास किए हैं, और उन प्रयासों की वैश्विक स्तर पर भी सराहना हुई है, तो उन सारे विषयों को लेकर के जनता के बीच में हम लोग जाएंगे। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के मन में भी ये कसक रह गई है कि वो इस बार मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल के सफलतापूर्वक पूरा होने पर कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं करवा पाए। डेफिनेटली अगर इस टाइप का माहौल नहीं होता
तो हम सब एक समूह में इकट्ठे होते और जो हमारे लीडरशिप है उनको संबोधित करते। बहुत सा कॉन्फ्रेंस होती, आप भी उसमें इनवाइट होते और कार्यालय में भी, और आप लोग सब लोग आते। कोरोना काल में बीजेपी अपनी उपलब्धियों को पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रही है और पार्टी वर्कर्स के सहारे सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए जनता को पैम्पलेट बांट रही है। देहरादून से किशोर रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड शासन में तैनात अधिकारी मंत्रियों के आदेश को कितना सीरियस लेते हैं ये शायद किसी से छुपा नहीं है, लेकिन ताजा मामला मंत्री रेखा आर्य से जुड़ा है, जहां पर राज्य मंत्री रेखा आर्य के आदेश 3 दिन बाद भी शासन में धूल फांक रहे हैं। राज्य मंत्री रेखा आर्य के तमाम गड़बड़ झाले की शिकायतों के बाद उप निदेशक सुजाता सिंह को प्राचार्य बनाकर उनके कार्यकाल की जांच करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन 3 दिन बाद भी शासन ने राज्य मंत्री के आदेश का कोई संज्ञान नहीं लिया। रेखा आर्य का कहना है कि वो सोमवार तक कार्रवाई का इंतजार करेंगे और इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इस पूरे मामले में मुख्य सचिव को आदेश के निर्देश दिए जाएंगे। जांच है वो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराया जाना और साथ साथ में इनको अन्यत्र स्थान पर किए जाने का निर्देश मैंने दिया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि शासन इसमें अब तक में ऑर्डर जारी नहीं कर पाया है। मैं यहाँ सोमवार तक का समय मैं देख रही हूँ। यदि नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से फिर चीफ सेक्रेटरी को इसका निर्देश दिया जाएगा। खबर आपको बताएं कि उत्तराखंड में अब किसी भी फैक्ट्री में यूनियन बनाना आसान नहीं होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में यूनियन बनाने के लिए नया नियम बनाया है, जिसमें 30% कर्मचारियों के होने पर ही यूनियन बन सकेगी और इससे पहले 10% कर्मचारियों के होने पर यूनियन का गठन हो जाता था। वहीं सरकार के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है और कहा है कि सरकार ये फैसला वापस ले। इस बात से सहमत हूं कि ये ज़्यादा यूनियन होना, वो उससे क्या होता है कि समस्या का समाधान कम होता है, राजनीति ज़्यादा होने लगती है। यह गला घोटने का काम किया है, तानाशाही प्रवृत्ति का प्रतीक है। ये प्रो मैनेजमेंट और शोषण अन्याय की कहानी उत्तराखंड के इतिहास में सरकार लिखी। अगर इसको वापस नहीं लिया इन्होंने तो इसके खिलाफ निश्चित रूप से आंदोलन होगा। कोरोना काल में राज्य की पुलिस अब खाकी के साथ पीपीई किट में अपराधियों को उनका पीछा करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही किसी भी घटना का निस्तारण करने के लिए पुलिस बिना पीपीई किट के नहीं देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए हर थाने चौकी में एक फर्स्ट रिस्पॉन्स किट बनेगी और टीम के पास हर समय पीपीई किट होगी, जिसके लिए टीम को विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। पुलिस जो है जिस तरीके से फर्स्ट रिस्पोंडेंट रहती है, तो प्रिकॉशन को लेकर के अगर थोड़ा भी शिथिलता रह जाए तो बड़ी संभावना रहती है कि जो कर्मचारी हमारे ड्यूटी पे तैनात हैं, संक्रमण की संभावना बनी रहती है वहाँ पर। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाय एंड लार्ज जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो भी हमारे तमाम कांस्टेबल्स हैं, सभी लोग काफ़ी केयरफुल हैं इन चीज़ों को लेकर के। इसके अलावा जो थाना स्तर पर जो है जो तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी स्ट्रीमलाइन किया गया है और कोशिश यही है कि जो हमारे तमाम कर्मचारी हैं उनको कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। गोपेश्वर के बंजियाड़ी इलाके में 2 गुलदार दिखने से इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदारों को पकड़ने की मांग की है। आपको बताएं कि गुरुवार को त्यूला इलाके में गुलदार के हमले से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। तो ये गुलदार दिखा जिससे गांववासी जो हैं वो पूरी तरह से दहशत के माहौल में जी रहे हैं। 2 गुलदार दिखने से हड़कंप मच रखा है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।